चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कल हमने बेच फ्लावर रेमेडी का थोड़ा सा जानने की कोशिश किया था, आज मैं आपको कुछ और उसी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि हमने जो डर के लिए, फियर के लिए मेडिसिन देखा था, है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज मैं बताता हूं आपको उन मेडिसिन का हल्का सा डिस्क्रिप्शन, और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ गुड कॉम्बिनेशन, यानी बेच फ्लावर रेमेडी के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशन का उपयोग कैसे करते हो, है ना। मिमुलस, हमने सबसे पहले मेडिसिन देखा था मिमुलस। मिमुलस का मतलब होता है नॉन, है ना। आपको ज्ञात कारण होना चाहिए डर का, है ना। ज्ञात कारण, जो आप, भाई मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, अगर आपको ज्ञात कारण नजर है, जैसे सांप से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, बीमारी से डर लगता है, दुर्घटना से डर लगता है, दोस्तों आर्थिक परेशानी, अकेलापन का लेवल होता है किसी भी व्यक्ति, या फिर या कहें किसी परिस्थिति से, है ना। यानी अच्छी चीज चल रही है जब तक कोई डर नहीं, लेकिन थोड़ा सा घर में उठापटक हो गया तुरंत डर लग रहा है दोस्तों, है ना। उन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं जो शर्मीले होते हैं, है ना। डर लग रहा, लेकिन आपको शो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको डर नहीं लग रहा है ना, धीरे धीरे इधर उधर हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, अंदर ही अंदर अपने डर को रखते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। अंदर ही अंदर अपने डर को रखते हैं, आपको शो नहीं करेंगे। मिमुलस बहुत अच्छी नॉन डर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है दोस्तों, ठीक है। ये सिंगल मेडिसिन की बात कर रहा हूं मिमुलस के लेवल पर। दूसरा, एस्पेन। एस्पेन बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, अननोन डर के लिए। अननोन डर के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। जब व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के, वहां पर मिमुलस में नोन डर था, है ना। एस्पेन अज्ञात डर, यानी पता नहीं है उसको, किसी अस्पष्ट या स्पष्ट कारण के, जब किसी को घबराहट होती है, जैसे रात में अचानक कोई डर गया, बच्चों में सबसे कॉमन होता है ना। आप अकेले रहते हो, देखो डर लग गया। अनहोनी, जब कोई अनहोनी होने की आशंका होती है तो याद रखना, अदृश्य शक्तियों से डर लगना, यानी उसको लगता है हेल्यूसिनेशन, इल्यूशन, कोई मेरे पीछे है, कोई ये वो है, राक्षस आ गया, फला, मतलब हर चीज वो अज्ञात कारणों से उसको घबराहट हो, है ना। उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है जो अचानक बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, है ना। और जितना भयभीत होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों डर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता, अज्ञात कारण है, उनको समझ में नहीं आता क्यों डर रहे, पर डर रहे, ठीक है। वहां पर एस्पेन बहुत अच्छा काम करती है। याद रख लेना इस छोटे छोटे टिप्स को, आपको बहुत स्ट्रांग वे में ये मेडिसिन निकल कर आ रही है, ठीक है। तीसरा होता है रॉक रोज। अचानक आने वाले घबराहट या आतंक, जिसमें पैनिक अटैक होता है ना। अज्ञात कारण, अज्ञात है, लेकिन अचानक पैनिक अटैक आ गया और आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया और उसमें बार बार अटैक आ रहा है दोस्तों, तो वहां पर रॉकरोज को प्रयोग किया जाता है ना। अचानक मान लो कोई दुर्घटना हो गई, आपने अचानक बहुत ही खतरनाक ड्रीम देख लिया, सपना देख लिया, है ना। किसी भी भयानक स्थिति में आप फंस गए, बाढ़ आ गई और आप बीच में टापू में फंस गए हो, है ना, अभी जैसे उत्तराखंड में हुआ, है ना। भूकंप, और कहीं पर अचानक आग लग गई दोस्तों, है ना। आपातकाल स्थिति है, आप फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है ना। उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अचानक बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होने के बाद अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते, अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में बहुत ब्रिलियंट काम करती है दोस्तों रॉकरोस, है ना। याद रखना रॉकरोस, ये बहुत अच्छी तरीके से तीसरी मेडिसिन मैंने आपको समझाई है ना। मिमुलस नॉन, एस्पेन अज्ञात कारणों से, और रोकरोस अचानक पैनिक अटैक आता है दोस्तों, है ना, घबराहट या आतंक का पैनिक अटैक पाया जाता है, वहां पर इसको आपको यूज करना है। चौथा होता है चेरी प्लम। चेरी प्लम, जब व्यक्ति को डर लगे कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो देगा, है ना, मानसिक असंतुलन की कंडीशन में चला जाएगा दोस्तों, है ना, या खुद को नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि मैं कुछ कर जाऊंगा, है ना, ऐसी कंडीशन में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन में होता है ना, मेंटल इम्बेलेंस होता है दोस्तों, है ना। वो बहुत ज्यादा एंगर होते हैं, उनके एंगर यानी क्रोध पर अपना काबू नहीं होता, है ना। ऐसी कंडीशन में या तो मार देंगे या खुद आत्महत्या कर लेंगे, है ना। याद रखना, आत्महत्या करने का विचार आने लगता है, किसी पर हमला करने का डर उसको अगर आता है दोस्तों, तो याद रखना
वहां पर सिलेक्ट होता है आपका चेरी प्लम। याद रखना दोस्तों, इन छोटे छोटे टिप्स को समझ लीजिएगा, आप बहुत बड़े मास्टर बन जाएंगे, है ना। रेड चेस्टनट, यदि कोई व्यक्ति इतना अच्छा है कि वो अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करता है ना, वो अपने कलीग्स की, अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा चिंता करता है और उसे हमेशा उनसे रिलेटेड किसी न किसी अनहोनी की आशंका सताती रहती है दोस्तों। जैसे माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है, उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित होने लगती है। भाई बाप और कोई अलग है क्या, बाप भी ऐसा ही होता है ना। किसी करीबी की यात्रा पर जाने से उसको चिंता होने लगती है कि वो कब जाएगा, कब पहुंचेगा, कब मुझे फोन करेगा, है ना, कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ, है ना। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते और चिंता करते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं करते, दूसरों के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं। और उस कंडीशन में अगर कोई रोग फियर का डेवलप होता है, रेड चेस्टनट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो मैंने आप लोगों को बताए, है ना। अभी क्या होता है, मैं एक साथ अगर आपको बताता हूं ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो मिक्स्ड हो जाएंगे, मिंगल्ड हो जाएंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। कल बताऊंगा डर के सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, है ना, डर के सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको जो डर की मेडिसिन है उनको मैंने सिंगली आपको यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि कैसे। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, 10 बार केवल सुन लेना, 10 टाइम सुन लेना, उसके बाद कभी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। याद रखना दोस्तों, मैं 100 टाइम से स्टडी कर चुका हूं और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि मैंने जिसको भी बताया क्लियरली बताया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। और जैसे ही आपको मास्टरी आएगी ना, इस सेम के कंप्लीट होने के बाद आप में से कई लोग इतने दबा के इसके फीडबैक देने वाले हैं कि आप हैरान हो जाओगे। आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद नहीं लगे तो मुझे बोलिएगा दोस्तों, बहुत स्ट्रांग प्रैक्टिस होने वाली है आप लोगों की, बिकॉज आप लोगों का जो ध्येय है एक अच्छा डॉक्टर बनना, वो हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे ही नहीं, उस चीज को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। चलिए हर्पीस जोस्टर के बारे में बात करते हैं। हर्पीस क्या होता है ना। शिंगल्स इसको बोला जाता है, शिंगल्स। शिंगल्स कहा जाता है दोस्तों। स्किन के ऊपर होने वाला एक पेनफुल रेशेस होता है, याद रखना, पेनफुल रेशेस होता है ना, जो कि वेरुसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। माइंड कीजिएगा, मैं वायरस बोल रहा हूं, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है दोस्तों। सिंगल जब डेवलप होता है तो सामान्यतः दोस्तों हैंड पर, है ना, स्ट्रिप्स पर या बॉडी पर या फेस पर, कहीं पर भी वन साइड में स्मॉल एरिया में अपीयर हो जाता है दोस्तों। जब वन साइड छोटे छोटे एरिया में अपीयर होता है और बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है दोस्तों, तो मैं आपको सिंगल मेडिसिन बता रहा हूं, उसी समय बनाइए, उसी समय क्लिनिक पर उस पर अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। उसी समय बनाइए, उसी समय अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा हर्पीस जोस्टर के लेवल पर। जब भी जरूरत पड़ती है इंटरनेट ऐसे ही परेशान करता है, ठीक है। याद रखना, हर्पीस जोस्टर के नाम से जब इसको जाना जाता है तो याद रखिएगा, सिंगल्स ओल्डर एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन होता है, जिसकी इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन होती है, चाहे वो बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, ओल्ड एज हो, लेकिन ओल्ड एज में सबसे ज्यादा कॉमन होता है दोस्तों। अभी इसी महीने में 11 केस आए हैं मेरे पास दोस्तों, है ना। याद रखना, उन व्यक्ति को जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, उनमें बहुत ज्यादा आता है। तो आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, आपको वहां पर इम्यूनिटी के लेवल को मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है, क्योंकि इंजूरी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेडिकेशन ले रहे हो, लीवर वैसा काम नहीं कर रहा, है ना। बहुत सारे अन्य रीजन भी हो सकते हैं दोस्तों जो यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी ज्यादातर व्यक्ति जिनको सिंगल्स होते हैं बहुत आसानी से अच्छे हो जाते हैं, है ना। याद रखना, जब एक बार ये इन्फेक्शन हो जाती है और आपकी मेडिसिन चल जाती है तो पुनः वहां पर ये वायरल इन्फेक्शन उसको रिपीट नहीं होती दोस्तों, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, आज की कंडीशन में जब मॉडर्न साइंस का सहारा लेकर आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो याद रखिए मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जो ये प्रूफ करते हैं पॉसिबल होता है कि सिंगल्स यानी हर्पीस जोस्टर मोर देन वन,
यानी जिंदगी में उसको डेफिनेटली एक से ज्यादा बार होते हुए देखा गया है। लेकिन जितने भी लोगों को आप अपने अपने भी सीनियर डॉक्टर से पूछ सकते हो जिन्होंने हर्पीज जोस्टर का ट्रीटमेंट किया, मुझे पता है हर्पीज जोस्टर के ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स ये कहते हैं कि सर दोबारा उस पेशेंट को हर्पीज जोस्टर नहीं हुआ, है ना, कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। सिंगल तब उत्पन्न होता है, कारण आप देखिए कि भाई ये उत्पन्न कब हो रहा है, जब ये वायरस जो चिकन पॉक्स कॉज करता है, याद रखना, जो चिकन पॉक्स कॉज करता है तब हमारी बॉडी के अगेंस्ट वहां पर दोस्तों वर्क करना स्टार्ट कर देता है। चिकन पॉक्स से ठीक होने के बाद ये वायरस स्लिप्स, है ना, डोमिनेंट कंडीशन में चला जाता है। एक बार अगर इस स्पीसीज के साथ में जो आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स डेवलप कर रहा है दोस्तों, उसके बाद में ये वायरस उसी के साथ प्रवेश कर गया और वहां पर डोमिनेंट यानी सुप्तावस्था में चला गया, है ना। कहां जाके चला गया दोस्तों, ये आपकी नर्व रूट में जाकर सेटल हो जाता है। याद रख लेना, आपकी नर्व रूट में सेटल हो जाता है। तो प्रोटोकॉल क्या क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि नर्व पे काम करने वाली मेडिसिन पर मेरा सीधा एकाधिकार होगा, मैं तुरंत वहां पर काम करूंगा, है ना। याद रख लेना दोस्तों, नर्व रूट पे जब ये चला जाएगा तो इम्यून सिस्टम की वीकनेस को उत्पन्न करेगा दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, ये वायरस जब नर्व रूट पे चला गया तो ये हमेशा के लिए वहां सेटल हो जाता है ना। मॉडर्न साइंस उसको निकाल नहीं पा रहा, लेकिन आप ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करोगे, नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन दोगे तो नर्व के डैमेज होने को रोक दोगे दोस्तों। और यही कारण है ये वायरस जब पुनः उत्पन्न होता है, जब वहां पर फिर से डेवलप होना शुरू करता है, अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, जब डिसीज स्टेज या एजिंग के कारण आप जब तनाव में जा रहे हो या एज रिलेटेड आपकी कंडीशन डेवलप हो रही है, इम्यून सिस्टम जब वीक होगा, जिस भी कंडीशन में वीक होगा, उसी कंडीशन में आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा दोस्तों, है ना। कुछ मेडिसिन होती है जो इन वायरस को ट्रिगर करती है दोस्तों, उनको उंगली करती है, तो वो बहुत तेजी के साथ डेवलप होता है और वायरस को स्टिमुलेट करके सिंगल रेसेस को कॉज करने का काम करती है ना। ये क्लियर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन है, प्रूव है। और यही कारण है दोस्तों, वायरस के एक्टिव होने के बाद केवल और केवल सिंगल के सिम्टम आपके बॉडी में डेवलप होते हैं। और जब डेवलप होते हैं ना दोस्तों, है ना, चिकन पॉक्स को वहां पर सिंगल नहीं डेवलप होगा दोस्तों, है ना, चिकन पॉक्स को डेवलप नहीं करेगा, ये सिंगल को पकड़ नहीं सकते दोस्तों। जब कोई कहता है कि सिंगल्स है दोस्तों, किंतु वहां पर कुछ चांसेस होते हैं किसी भी व्यक्ति को यदि सिंगल के रेसेस उत्पन्न होते हैं तो वायरस के दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने के चांसेस बहुत तेजी से होता है ना। लेकिन याद रखना, जिसको एक बार चिकन पॉक्स हुआ दूसरी बार नहीं होता, है ना। जिनको वैक्सीनेशन लगाई गई है उनको नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, जो पर्सन में एक बार हर्पीज जोस्टर होता है उसको रिपीटेड के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ साइंस कहता है एक बार अगर आपने अप्लाई कर लिया तो दोबारा आपको कभी भी वहां पर डेवलप नहीं होगा। याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है, आपको पहला प्रोटोकॉल बनाने का उद्देश्य आपको नजर आ गया कि यहां पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा प्रोटोकॉल बनाना है जो यहां कॉज कर रहा है कि भाई ये जो वायरस डेवलप हो रहा है, ये वायरस डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली हर्पीस के रूप में आपके नर्व रूट में, है ना। तो पहली मेडिसिन जो आपको निकल कर आती है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन होती है, ये आपको याद रखना है। S3 C3 वर्वन जी नेगेटिव, S3 C3 वर्वन जी नेगेटिव, ये पहली मेडिसिन होती है जो टॉप क्लास मेडिसिन होती है। सीधा S3 C3 वर्वन जी को नेगेटिव करके दे दो, पेशेंट बहुत तेजी से रिकवरी के लेवल पर आ जाता है दोस्तों। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजेस हमको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना। हमें वो याद रखना है, हमें सबसे पहले ब्लड को प्यूरिफाई करना है ना, सबसे पहले ब्लड को प्यूरिफाई करना है। तो दोस्तों यहां पर सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल ब्लड के लेवल पर, आपके स्ट्रक्चर में डैमेजेस के लेवल पर जो निकल कर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, गैंग्रीनल फ्लूइड। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपको मैं बता रहा हूं जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में 4 चांद लगाता है। लेकिन इसमें दो चीजें आपको करना है। आपको मालूम है ना, गुड एंड बैड बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं, वायरसेस कहां पाए जाते हैं, खाना कहां से मिलता है, एब्डोमेन के लेवल पर। याद रखना, एब्डोमेन के लेवल पर। तो आपका काम क्या होना चाहिए, है ना, आपका काम होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले यहाँ की जो कंडीशन है उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है, आपके पास प्रोटोकॉल है भाई, S1 L1 वर्वन WE अल्टरनेट
गैंग्रीनल फोर्ट अल्टरनेट। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। आप में से कई लोग इसको थोड़ा सा अदर टाइप लेंगे, लेकिन मेरा मानना है इसके बाद में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। S10N1G याद रखना, आप ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहे हो, S1L1 वर्वन WE, गैंग्रीनल फोर्ट का सपोर्ट ले रहे हो, सेकेंड डायल्यूशन, एंड S10N1G कुछ भी नहीं बचा। यहां ब्लड को पकड़ लिया, यहां लिम्फ को पकड़ लिया, और यहां आपने इंटेस्टाइन के गुड एंड बैड बैक्टीरिया को पकड़ लिया। आप तीनों चीजें यहां पर चलाइए अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए दोस्तों। बिकॉज जब सिंगल के सिम्टम्स आते हैं ना, स्टेजेस में ही उत्पन्न होते हैं, है ना। सबसे पहले पेशेंट को सीवियर हेडेक होने लगता है ना, लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, ये बहुत बड़ा सिम्टम है कि नर्व रूट इन्वॉल्व है ना, नर्व ट्रैक इन्वॉल्व है, और ये कारण है पेशेंट को बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे सिम्टम आते हैं, किंतु फीवर नहीं आता। माइंड इट, इसीलिए ऑल वायरल फीवर ड्रॉप का यहां पर कोई रोल नहीं है ना, फीवर नहीं आता। लेकिन जब इस रैशेस आना शुरू होते हैं, आप देखिए बहुत ही सीवियर इचिंग शुरू होती है, इतनी सीवियर इचिंग होती है कि टिंगलिंग होना शुरू हो जाता है ना, उस एरिया में बहुत ही सीवियर बर्निंग और पेन होता है दोस्तों। याद रखना, बहुत ही सीवियर बर्निंग और पेन होता है, इसीलिए वहां पर हैंड पर, स्ट्रीप पर स्मॉल रेशेस का एरिया जब उत्पन्न होना शुरू होता है दोस्तों, तो ये धीरे धीरे करके ब्लिस्टर या क्लस्टर में डेवलप हो जाता है ना। आज चल नहीं रहा है, मैं आपको फोटोज डाल दूंगा उसकी, ठीक है। ब्लिस्टर या अल्सर में जब वो कन्वर्ट होता है, रेस टर्न होता है, तो ये ब्लिस्टर फ्लूड के साथ फिल्ड हो जाता है, यानी इसके अंदर फ्लूड हो जाता है, और फ्लूड क्रस्ट के रूप में पाया जाता है, यानी उसके ऊपर जो है ना कवरिंग होती है, जो हार्ड होती है, क्रस्ट के रूप में पाया जाता है ना। 2 से 4 वीक लगते हैं दोस्तों, है ना। 2 से 4 वीक में फ्लूड जहां जहां लगता रहेगा, आपको हर्पीज जोस्टर फैलता रहेगा। याद रख लेना इस बात को, जहां जहां लगता रहेगा वहां वहां फैलता रहेगा, है ना। ब्लिस्टर को हील करने में 2 से 4 वीक लगेंगे, है ना। उसके बाद वो स्कार छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, है ना। कुछ लोगों में तो केवल माइल्ड रेशेस होते हैं अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ भी रेशेस डेवलप नहीं होते हैं दोस्तों, ये भी पॉसिबल होता है ना। आप कितनी तेजी से उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हो, पेशेंट को कितना वीक या डिजी फील हो रहा है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है दोस्तों। इस एरिया में एक बहुत खतरनाक साइन होता है पेन का, है ना। एक रेशेस हमारे फेस पर डेवलप होता है, और अगर ये डेवलप होता है ना, ये रेशेस स्प्रेड होते हैं ना, तो एक रेश या ब्लिस्टर हमारे फेस पर डेवलप होता है, हमारी बॉडी पर डेवलप होता है, स्पेशली आईज के आसपास हो दोस्तों, या हमारी नोज के टिप पर हो, आई प्रॉब्लम की जो वार्निंग होता है ना, उसको भी डेवलप कर देता है। और जिस जगह मान लो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, हाथ में हो गया, चेस्ट में हो गया, है ना, आप देखते हो यहाँ हो गया, बहुत जगह होता है। अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो क्या करोगे दोस्तों? आरी का फर्स्ट डायल्यूशन बनाए, स्प्रे कर दें, या फिर सीधे अगर आपको लग रहा है कि भाई फर्स्ट डायल्यूशन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, 100 ml लीजिए डिस्टिल वाटर, उसमें 10 या 20 ड्रॉप आप आरी को डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और स्प्रे कराना शुरू कर दीजिए। इमीडिएट आरी के स्प्रे से जो उसका पेन हो रहा है, पेन बंद हो जाएगा, बिकॉज आरी नर्व स्टिमुलेटर होती है, नर्व को स्ट्रांग कर देती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देती है, पॉइजन को बाहर निकालना शुरू करती है। इसी वजह से वहां पर बहुत तेजी के साथ हीलिंग आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बहुत तेजी से मिलता है ना। अब चूंकि जब आप कैरेक्टर स्किन का देख रहे हो, बहुत ज्यादा वहां पर रफ हो गया है ना, अब कैरेक्टर बहुत रफ हो गया, तो अब इसके लिए 2 चीज बहुत जरूरी हो जाएगी दोस्तों, है ना। 2 चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। पहला, जब रफनेस दूर करना है ना, अब ऐसी कोई भी टेस्ट जो होती है, टीजेंग टेस्ट जिसको कहते हैं, जो स्किन लीजन को निकाल कर वहां पर टेस्ट की जाती है दोस्तों, जिसमें हर्पीज वायरस इन्फेक्शन का डायग्नोसिस किया जाता है ना। पीसीआर के द्वारा आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के लेवल पर पीसीआर टेस्ट बहुत हुई, है ना। यहां पर भी पीसीआर के द्वारा डीएनए हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस का डिटेक्शन किया जाता है दोस्तों। जो ब्लिस्टर से फ्लूइड निकलता है ना, वो फ्लूइड कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको टेस्ट में भेज दिया जाता है, और डेफिनेटली ये टेस्ट रिपोर्ट अगर पॉजिटिव होती है, यानी कि आपको हर्पीज जोस्टर मौजूद है ना। लेकिन हमारे डॉक्टर तो इतनी क्वालिफाइड है कि उसकी भी जरूरत नहीं होती, तुरंत प्रोटोकॉल बनाया, तुरंत दे दिया, पेशेंट ठीक हो गया, है ना। याद रखना दोस्तों, क्लियरली अंडरस्टैंड, आपको केवल डायग्नोसिस में रखना है। जैसे डायग्नोसिस कंफर्म हुआ, यू आर द बेस्ट पर्सन टू ट्रीट
हर्पीज जोस्टर इन वर्ल्ड। मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत सारा ट्रीटमेंट बहुत सारे तरीके से करना है। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं। C11B को अल्टरनेट कर दीजिए, चूंकि रफनेस हो रही है, बहुत ज्यादा रफ हो रहा है ना, डबल फायदा उठाइए। स्लास A3-Ver1Y नेगेटिव, आप नेगेटिव में दे दीजिए। C11B को स्लास A3-Ver1Y नेगेटिव में दे दीजिए, बिकॉज ये सुपरफिशियल इन्फ्लामेशन है, लेकिन यहां पर ब्लड में इंप्यूरिटीज है ना। C11B को अल्टरनेट करके स्लास Ver1 A3Y के साथ में आप चला दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो कंक्लूजन निकल कर आया, वो कंक्लूजन निकल के आया इस जगह पर H3C3-Ver1G नेगेटिव। मैं थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना चाहता हूं, केवल 2 चीज में, इतना सारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टेक्निक ये है सिंगल मेडिसिन के लेवल पर आरई का अप्लाई सब में करना है, एक ये टेक्निक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा चेंज इन द सेंस Ver1 और Ven1 दोनों ऐड कर लीजिए, है ना। Ver1 और Ven1 दोनों ऐड कर लीजिए, और साथ में अल्टरनेट कर दीजिए A3F1B का, है ना। और ये प्रोटोकॉल आपको नेगेटिव में चलाना है, या तो आप D5 में भी दे सकते हो, D6 से यार मोर नेगेटिव में भी दे सकते हो। अगर आपने ये कर दिया तो कोई भी हर्पीस का केस हो कभी कभी ठीक नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा बोल ही नहीं सकता। विद इन 5 डेज पेशेंट ने बोलना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। ठीक है, आप बेस्ट हो, आपने बहुत तेजी के साथ मेरी कॉम्प्लिकेशन दूर कर दी, मेरा जो बर्निंग सेंसेशन है वो दूर कर दिया, मेरे जितने कॉम्प्लिकेशन वो दूर कर दिए, और मुझे एक बहुत बड़ी तकलीफ से बाहर निकाल के ले गए, है ना। ये चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में आपके पेशेंट ने बोलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जो आपकी टेबल प्रैक्टिस में बहुत बड़े बूस्ट लाने वाले। बिकॉज हम लोग हमेशा कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन हाइपर और हाइपो के लेवल पर काम करती है। तो वो हाइपर और हाइपो क्या होते हैं फंक्शन बॉडी के, वो सीधे सेंटर नर्वस सिस्टम के द्वारा माइंडेड होते हैं, ब्रेंडेड होते हैं, उसको पर्टिकुलरली उसी के आधार पर ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, 2 सिस्टम में आपके नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है। अगर आप किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति के, है ना, तो याद रखना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। मैं जो डायग्रामेटिक शो आपको हमेशा करता हूं, है ना, आपको हमेशा बताता हूं कि सेरिब्रम है, सेरिबेलम है ना, पोन्स, मिड ब्रेन और मेडुला है ना, नीचे स्पाइनल कार्ड है। तो ऊपर के 5 पार्ट आपके जो है ब्रेन के, नीचे के स्पाइनल कार्ड, ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों। याद रखना ब्रेन नर्व सेल्स के द्वारा बना होता है, याद रख लीजिएगा, क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं, ब्रेन नर्व सेल के द्वारा बना होता है। अब नर्व सेल पर आपकी कौन सी मेडिसिन काम करती है, याद रखना नर्व सेल के द्वारा बना होता है। तो ब्रेन के लेवल पर नर्व सेल पे कौन कौन काम करता है, मैंने कल बताया था, F1 काम करता है, C1 काम करता है, S10 काम करता है, Ver1 काम करता है, Ver2 काम करता है, Y काम करता है, S3 काम करता है, C3 काम करता है, बताया था ना। आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाना चाहिए दोस्तों, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था C5 अगर इनमें माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड कैरेक्टर होता है और उसमें कोई डैमेज होता है तो आपको C5 मोर नेगेटिव प्लस G के लेवल पर जाना है। याद रखना दोस्तों, नर्व सेल जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं दोस्तों, ये मेन हुआ, लेकिन क्या अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा, नहीं फोड़ सकता दोस्तों। याद रखना न्यूरॉन की बहुत सारी सपोर्टिंग सेल्स होती है ना। ये सपोर्टिंग सेल्स के साथ ये जो आपकी खोपड़ी है, जो क्रेनियम है, इसके अंदर पाया जाता है ना, इस क्रेनियम के अंदर पाया जाता है। ब्रेन के नर्वस टिश्यू का जो स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यूएशन होता है ना दोस्तों, याद रखना ब्रेन के ये नर्वस टिश्यू का पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक वहां पर कंटिन्यूएशन होता है। जो स्कल बोन के ये जो आपका यहां पर हाथ लगाओगे हल्का सा छेद होता है ना, इसको एनाटॉमिकली बोलते हैं फोरामन मैग्नम। याद रखना फोरामन मैग्नम यहां से शुरू होता है दोस्तों और स्पाइनल कॉर्ड तक कंटिन्यू होता है ना।
याद रखना दोस्तों, यहां से शुरू होता है और लगातार आपके वर्टिबल कॉलम की जो कैनाल होती है उस वर्टिबल कॉलम के अंदर तक, यानी पूरी वर्टिकल जो स्पाइनल कैनाल होती है उस वर्टिबल कॉलम के अंदर जो कैनाल होती है वहां तक कंटिन्यू रहता है दोस्तों। याद रखना, ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना, प्रत्येक का अपना स्वयं का फंक्शन होता है। याद रखना, ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग पार्ट होने के कारण प्रत्येक का अपना स्वयं का फंक्शन होता है दोस्तों। यही कारण है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है 2 लेयर में अरेंज होता है। याद रखिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है 2 लेयर में अरेंज होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। याद रखना, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, है ना। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर नर्व सेल बॉडीज, याद रखना ग्रे मैटर किसको कहते हो, नर्व सेल बॉडीज और नर्व फाइबर के प्रॉक्सिमल पार्ट के द्वारा बनता है। उनका जो पहला पार्ट होता है ना उसके द्वारा बनता है। नर्व सेल बॉडीज और पर्टिकुलर जो उनके नर्व फाइबर्स होते हैं उनका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना उसके द्वारा बनता है दोस्तों, है ना। याद रखना, वो एक कलेक्शन होता है, गुच्छा हो जाता है एक जगह पे और गुच्छा हो जाता है, इसीलिए ग्रे मैटर का रूप में नजर आता है दोस्तों। याद रखना, ग्रे कलर में नजर आता है ना। जो नर्व सेल बॉडी से अराइज होते हैं दोस्तों, जबकि व्हाइट मैटर, याद रखना, जबकि व्हाइट मैटर नर्व फाइबर से बचे हुए पार्ट से बनता है। जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है ना, जो आगे की तरफ कंटिन्यू करता है, लंबा होता है ना, वो एकदम व्हाइट मैटर बनाता है, व्हाइट पार्ट बनाता है ना। इसीलिए आपको इतना याद रखना है, जो मैं कल बताऊंगा आज नहीं बताऊंगा, है ना। याद रखना कि व्हाइट मैटर बाहर पाया जाएगा, कहां पर बाहर पाया जाएगा, ग्रे मैटर कहां अंदर पाया जाएगा और कहां पर बाहर पाया जाएगा, व्हाइट मैटर भी कहां अंदर पाया जाएगा कहां बाहर पाया जाएगा। ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए और इन्हीं दोनों के फंक्शन को याद करना है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। नर्वस सिस्टम में कुछ नहीं है। इसको अगर आपने टेंशन के रूप में लिया तो कभी कहीं नहीं कर पाओगे। मैं आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं, टेंशन के रूप में मत लेना। मैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करा रहा हूं कि हमारे से ग्रुप के छोटे से छोटे डॉक्टर, हम तो बहुत छोटे डॉक्टर हैं, आप दीपक सर से पूछिएगा, ग्लायोमा जैसे ब्रेन ट्यूमर को क्लियर कर दिया, है ना। ज्यादा समय नहीं हुआ मेरे से जुड़ने, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को इतना अपडेट कर लिया है कि अपने खुद के बल पर ग्लायोमा का ठीक कर लिया, है ना। इससे बड़ा कोई, ऑप्टिक नर्व का ड्राइनेज हुआ, ऑप्टिक नर्व का डैमेज हुआ, हमने रीजनरेट करके दिखा दिया ईएच की मेडिसिन से दोस्तों, है ना। वो भी 6 साल पुराना केस, है ना। मैंने तो किया ही है, मेरे कलीग्स, मेरे भाई लोगों ने भी बहुत सारे केसेस को डिसॉल्व कर दिया दोस्तों। ये आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, है ना। और इसके लिए ऐसा नहीं, अभी तो क्या बताऊं, लोगों को डायल्यूशन ही नहीं समझ में आता कि क्या करना है। वो 19D7 कह रहे नहीं, हम तो 7th डायल्यूशन दे रहे, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करना है। जहां न्यूट्रिशन देना है वहां आपको 19 का, मैं बार बार कहता हूं, हार्मोनल लेवल पर काम करना है तो आपको 1:9 रेशियो बहुत जबरदस्त काम करता है, पूरे बॉडी को डेवलप कर सकते हो, है ना। अगर आपको वहां पर जाना है कि नहीं साहब आपको तो जनरल लेवल पर काम करना है तो आपको 127 करना है, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स कम है ना। याद रखना, ब्रेन में व्हाइट मैटर इनर पार्ट में, चलो बता ही देता हूं, ब्रेन में व्हाइट मैटर इनर पार्ट में होता है दोस्तों, है ना, जबकि ग्रे मैटर आउटर पार्ट। हमेशा याद रखना, ब्रेन में व्हाइट मैटर सबसे अंदरूनी पार्ट में होता है और ग्रे मैटर बाहरी पार्ट में होता है दोस्तों, याद रख लेना। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। व्हाइट मैटर आउटर पार्ट में होता है और ग्रे मैटर इनर पार्ट में होता है, याद रखना। बिकॉज आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में अंदरूनी पार्ट में चला गया और पूरी बॉडी को सेंसेशन भेज रहा है और मोटर सेंसेशन से कंट्रोल कर रहा है ना। इसीलिए आपको यहां पर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्लियर, एक एक वर्ड समझ लीजिएगा, क्योंकि बाद में रिपीट नहीं होता है। एक बार सीएनएस निकल गया तो फिर निकल गया, दोबारा कभी माइंड में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो बढ़ा रहा हूं, है ना। कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जब आप एक प्रोटोकॉल की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको यहां पर कवरिंग देखने को मिलती है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज जो मॉडर्न साइंस से जब आपको कंपैरिजन करना है तो अपने आप को मॉडर्न साइंस के लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, है ना।
आपको यहां पर हर लेवल पर मॉडर्न साइंस से टकराना पड़ेगा दोस्तों, है ना। और टकराना पड़ेगा तो भाई इसका क्या मतलब है ना। टकराना पड़ेगा तो इसका मतलब है आपको उसकी तुलना में नॉलेज होना चाहिए, है ना। मेरे यहाँ जब डीआई साहब आते हैं ना तो मेरे सिर पे हाथ रख के जाते हैं, है ना। 58 साल की उम्र है उनकी, मेरी 51 ही है, लेकिन मेरे सिर पे हाथ रख के जाते हैं, यार तेरे पास आता हूँ कुछ नया ही बताता है तू, क्योंकि वो होम्योपैथ में एमडी है और वो शुरू से एलोपैथ प्रैक्टिशनर किए हुए, लेकिन आज डीआई बन गए, ड्रग इंस्पेक्टर बन गए, तो दिन भर दौड़ते रहते, तो प्रैक्टिस उनका इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन कुछ चीजें करते हैं कभी कभी, तो वो कुछ चीजें हम लोग बता देते हैं। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज गाइड करते हैं, वो हर बार पूछते हैं, चल मैं तेरे से कुछ नहीं लूंगा, मुझे ये बता कि इस डिसीज में क्या क्या तेरे पास रिव्यू है। हम रिव्यू बताते हैं, तो वो रिव्यू से वो जाकर वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और टॉप क्लास रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको भी अपने आप में डेवलप करना पड़ेगी कि मैं किसी भी व्यक्ति से अपने आप को कंपैरिजन, किसी से ऊंचा नीचा देखना बहुत गलत है दोस्तों, है ना। किसी का ईगो हर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन किसी का लेवल में आपको अपने आप को एक स्थिर लेवल पर लाना बहुत बड़ी बात है ना। सब लोग कहते हैं पाटीदार तो फोन ही नहीं उठाता, बदतमीजी से बात करता है। भाई मेरी जिंदगी में एक दिन मेरे साथ रह कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, है ना। आप लोगों को समझ में आएगा, जो मेरे साथ गुजारते हैं। अभी आप ही के ग्रुप के डॉक्टर आए थे हनुमानगढ़ से, डॉक्टर जगजीत सर, आप पूछ सकते हो मेरी स्थिति क्या है, वो खुद बता देंगे, अरे सर क्या जिंदगी जीते हो, है ना। याद रखना, ठीक है। तो ब्रेन के लेवल पर अगर आप पार्ट लोगे, प्रोजेनसिफलॉन, प्रोजेनसिफलॉन, जो प्रोजेनसिफलॉन होता है दोस्तों, याद रखना, है ना। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको आप कहते हो फोर ब्रेन। क्या बोलते हो, फोर ब्रेन, है ना। याद रखना, ये सब ब्रेन के पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज पता होना चाहिए कि ये ब्रेन का एक पार्ट है। प्रोजेनसिफलॉन ये हो गया फोर ब्रेन, है ना, आपने नाम सुना होगा। दूसरा आप बोलते हो मिजेनसिफलॉन, मिजेनसिफलॉन मिड ब्रेन, मिजेनसिफलॉन मतलब मिड ब्रेन। और तीसरा होता है दोस्तों, याद रखना, रोडोनसिफलॉन, है ना। हाइंड ब्रेन, छुपा हुआ ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। आपको नहीं याद आता प्रोजेनसिफलॉन, मिजेनसिफलॉन, रोडोनसिफलॉन, भूल जाइए। आपको याद रखना है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, है ना। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं पर सारा खेल है, यहीं पर सारा खेल है दोस्तों। जो मिड ब्रेन होता है ये तो मेन होता है, ये सिंगल पार्ट होता है दोस्तों, लेकिन जो रोडोनसिफलॉन होता है, जो प्रोजेनसिफलॉन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, है ना। ये आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। यहां पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, देखो आप, अब इस फोर ब्रेन को यानी प्रोजेनसिफलॉन को टेलेनसिफलॉन और डायनसिफलॉन में डिवाइड किया गया दोस्तों। टेलेनसिफलॉन, डायनसिफलॉन, यहां से शुरू होती है कहानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, है ना। वो क्यों, क्योंकि आपको अगर ये पता है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी की है, तो बॉडी में कौन सा पार्ट में डिफेक्ट हो रहा है और वो पार्ट का किससे लेना देना है ना, आपको यही समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो टेलेनसिफलॉन होता है उसमें सबसे पहला पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपको बताऊंगा इसके बारे में भी पूरा डिटेल, है ना। इसको बोलते हो आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेन होता है, लेकिन उसके बाद कहते हो साहब इसका बेसल गेंगलिया में कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो दूसरा होता है बेसल गेंगलिया। तीसरा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आती है, आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, हिप्पोकैम्पस।
कैंपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, है ना। और यहां पर एक और होता है एमेग्लॉइड न्यूक्लियस, है ना, याद रखना दोस्तों। चौथा होता है एमेग्लॉइड न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो टैलेंट स्टिफिलॉन के पर्टिकुलर पार्ट पे होते हैं। मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेन के इन पार्ट्स के फंक्शन को याद कर लेना, बस केवल फंक्शन को। स्ट्रक्चर में डैमेज होगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ये डिसीज डेवलप हो रही है, तो पर्टिकुलर ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन के इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये डैमेज हुआ तो आपका पहला प्रोटोकॉल वही निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब डायंसिप्लान की बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायंसिप्लान का जो पहला पार्ट होता है उसको आप बोलते हो थैलेमस, दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हो आप हाइपोथैलेमस। अब आप मुझे बताइए, आपकी टेबल प्रैक्टिस में तो आप सीधे कहते हो हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, तो थैलेमस के बारे में भी आपको जानना चाहिए दोस्तों, है ना। याद रखना, यहां पर दो और इनके सपोर्टिंग पार्ट होते हैं जिसको आप बोलते हो मेटा थैलेमस, है ना, और सब थैलेमस, है ना। याद रखना, मेटाथैलेमस एंड सब थैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके। ये चार पार्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्पेशल ब्रेन के फंक्शन के लेवल पर आपको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो रॉबडेंसिफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, ये सिंगल होता है ना, लेकिन यहां पर दो पार्ट होते हैं, मेटासिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन, है ना। याद रखना दोस्तों, इसके दो पार्ट हुए, मेटेनसिफेलॉन और स्पेशल याद रखना यहां पर जो आपके हाइंड ब्रेन होता है ना, पोन्स, याद रखना पोन्स और सेरिबेलम, पोन्स और दूसरा सेरिबेलम, ये दो पार्ट यहां पर मेटेनसेफेलॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। माइलेनसेफेलॉन को, माइलेनसेफेलॉन को यहां पर पार्टिसिपेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये पूरी बॉडी को कंट्रीब्यूट कराने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है और वहां पर वो पार्ट कैसे कंट्रीब्यूशन पैदा कर रहा है। इसीलिए आपको ये चीजें यहां पर माइंड करना पड़ेगी दोस्तों। अगर आप नहीं माइंड कर पाएंगे तो ब्रेन की कवरिंग, है ना। एक पेशेंट है, पेशेंट गया और वो गिर गया मोटरसाइकिल से, उसका दिमाग हिला, वहां टकराया और हिल गया। अब आपको यही नहीं पता कि व्हाइट मैटर अंदर है या बाहर है, ग्रे मैटर अंदर है या बाहर है, आपको पता ही नहीं है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन के लेवल पर इंजुरी हुई तो व्हाइट मैटर अंदर है, ग्रे मैटर बाहर है। स्पाइनल कॉर्ड पे इंजुरी हुई तो ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर है ना। ये आपको पता है तो आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए। आपको प्रोजेंसिप्लान यानी फोर ब्रेन, मिजेंसिप्लान यानी आपके मिड ब्रेन और रोबडेंसिप्लान यानी आपका दोस्तों हाइंड ब्रेन, तीनों के पार्ट आपको पता होना चाहिए। आज मैंने क्लियर कर दिया। अगर ये पार्ट क्लियर है तो आपको याद रखना है दोस्तों, सारी प्रक्रिया निर्धारित कर दी आपने कि मैं इसके हर फंक्शन के बारे में जानता हूं, और अगर हर फंक्शन के बारे में जानता हूं तो प्रोटोकॉल भी हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में दे दिए, है ना। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, बताता हूं। जब आप ब्रेन के पार्ट की स्टडी करते हो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, एक विशेष कवरिंग के द्वारा करंट देते हैं, कवर्ड रहते हैं, जिसको आप मेनिंजेस कहते हो, करेक्ट। मेनिंजेस की 3 लेयर के द्वारा कवर्ड रखते हो दोस्तों, है ना। अब वो 3 लेयर कहां पर हुई? जब आउटर लेयर की स्टडी करते हो तो बोलते हो भाई, आप जब इसको आउटर लेयर कहते हो तो उसको बोलते हो ड्यूरामेटर, है ना, ड्यूरामेटर। मिडिल लेयर को कहते हो तो कहते हो भाई एरेक्नाइड मैटर, है ना। अब जब तीसरी लेयर इनर लेयर होती है तो बोले पाया मैटर, यानी ड्यूरामेटर आउटर लेयर है, एरेक्नाइड मैटर मिडिल लेयर है, और इनर लेयर पाया मैटर है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, इनकी बीच की स्पेस को सब एरेक्नाइड स्पेस कहते हो। यहीं से मैं आपको सीटी स्कैन और एमआरआई पढ़ना बताते जा रहा हूं दोस्तों, है ना। याद रखना,
ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मैटर, पायामेटर, इनके तीनों के अकॉर्डेंसी के कारण, तीनों के अपनी आपसी कनेक्शंस के कारण दोस्तों आपका ब्रेन एक संतुलित वे में काम करता रहता है। यदि ब्लड ब्रेन बैरियर, आपकी ब्रेन और आपके हार्ट के बीच में जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, यहां ब्रेन के अंदर ब्लड का किसी भी तरह से लिंक केवल न्यूट्रिशन के लेवल पर देखा जाता है। याद रखना, यदि उस न्यूट्रिशन से ज्यादा ब्लड कलेक्ट हो गया, कंजेशन हो जाएगा दोस्तों, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज यहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रूल होता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से सारा न्यूट्रिशन अडॉप्ट करता है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से जितने भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हो, वो इसी सब अरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना, यहां पर आपको हमेशा याद रखना है एरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर, एरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर, इनके बीच की जो स्पेस होती है जिसको आप सब एरेक्नॉइड स्पेस कह रहे हो, इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में यहां पर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको आप बोलते हो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वास्तव में इसी सीएसए फ्लूइड में सस्पेंडेड रहते हैं, माइंड इट, है ना। यहां पर यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बिकॉज आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन जो मेन होता है इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है। माइंड कर लेना इस बात को, है ना। इसीलिए जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो, आपने कहा साहब H2C2 जो है यहां पर आप दे दीजिए, H2C2 दे दीजिए, आपने कहा A2F1Y दे दीजिए, है ना, आप D3 में दीजिए। क्यों दिया आपने D3 में? आपने यहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लेवल की जो गंदगी है उसको A2F1Y के साथ में कनेक्ट करके बाहर निकाल दिया। यहां पर स्पाज्म कम कर रहे हो, यहां पर फ्लूइड बना रहे हो, ये फ्लूइड वहां बना और जितना एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर था वो सब बाहर निकल गया, है ना। जो गंदगी थी साफ कर दी। उसके बाद आपने S3C3 D5 में कर दिया, A3P2G को आपने D5 में कर दिया, यानी वहां पर हील कर दिया, टिश्यू को हील कर दिया। अर्थात आप जो स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हो, स्पाइनल डिजनरेशन आजकल आम समस्या है। आपने ये क्यों प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया, यही समझ जाना, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, है ना। 1-2 महीने आपको H2C2 A2F1Y सारी गंदगी निकाल दो, उसके बाद में हिल करना शुरू कर दो, यानी S3C3 D5 पर्टिकुलर। तो आपने ब्रेन के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से सारा फंक्शन करना शुरू कर दिया। आपने वहां के नर्व, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया और A3P2G के माध्यम से वहां का जो नर्वस टिश्यू है उसको हील कर दिया। आपका पूरा स्पाइनल डिजनरेशन L2 L3 L4 आपके S1 S2 S3 जितना भी सेक्रल नंबर के बीच में जो गैप होता है, बल्जिंग होता है, डिस्क बल्ज होता है, स्टीनोसिस होता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, सब करेक्ट हो जाएगा। केवल न्यूट्रिशन C4A3L1 को D1 में चला दो, चाहे स्पाइनल ऑयल के रूप में या इंटरनल मेडिसिन या दोनों के रूप में आप चला दो। आप देखो कितना बेसिक रिजल्ट आता है। रूट क्यों काम कर रहा है? जितने भी मेजर ऑर्गन से रूट के कंपोजिशन को देख लीजिएगा, आपके पास तो सारा हथियार मौजूद है ना। अपने रूट के एक्सपीरियंसेस को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप कहां काम कर रहे हो। क्या आप बोन पे काम कर रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड पे काम कर रहे हो? आप अब बोलोगे कि साहब मैं तो ब्रेन पे भी काम कर रहा हूं, स्पाइनल कॉर्ड भी कर रहा हूं, दोनों को मैंने एक साथ कनेक्ट करा है और आप उस कनेक्शन को देख रहे हो, लिंक। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं लिंक ढूंढ लो। अगर लिंक ढूंढ ली ना, यू आर द बेस्ट। आपको अपने जैसा डॉक्टर नहीं मिलेगा आपके एरिया में, है ना। याद रखना, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेन के 3 मेजर पोर्शन होते हैं, मेजर डिवीजन होता है। प्रोजेंसिपिलॉन होता है फोर ब्रेन, मिजेंसिपिलॉन होता है मिड ब्रेन और रोबडेंसिपिलॉन होता है यानी हाइंड ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, ये सारी प्रोसेसेस जो है आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है दोस्तों, है ना। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब इन फंक्शंस को आप स्टडी करते हो तो आपको केवल याद रखने की जरूरत है कि मुझे काम कहां पर करना है ना। अगर आप सेरिब्रम के लेवल पर काम करना हो तो याद रखना, माइंड करना, मैं आपको हमेशा बताता हूं, है ना। कैसे? ये है आपका सेरिब्रम, है ना। एक शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर आप सेरिब्रम के लेवल पर काम करना चाहते हैं तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा, बिकॉज जितनी भी माइंड के लेवल पर वर्क होता है सब पॉजिटिव होता है। आपका माइंड जब नेगेटिव होना शुरू हो गया ना, सोच लो आपकी सब चीज चली जाएगी, जैसे डिमेंशिया, एल्जीमर्स,
है ना, पार्किंसोनिज्म, ये सब नेगेटिव कंडीशन है, आपको पॉजिटिव मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, याद रखना। तो यहां पर सेरिब्रम पर 85% जो बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड होता है, नेगेटिव में जाना है। C1, F1, S1, P1, S10, C3, S3, WR1, WE, YE, ये सब आपको नेगेटिव में यूज करना पड़ेगा, है ना, सब नेगेटिव में यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक उदाहरण बताऊं, एक्सीडेंट हो गया या मोटरसाइकिल से गिर गए, साहब अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, है ना, आपको पता है कि ब्लड यहां पर होना चाहिए? नहीं, आपको तो ये पता है कि यहां तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये तैरता रहता है। ब्लड अगर आ गया तो क्या हुआ? कैपिलरी लीकेज हो गई तो क्या होगा, है ना, कैपिलरी लीकेज हो गई तो आपकी बॉडी के जो डिफेंस सेल है यहां भी तो मौजूद है, वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी, वो पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देगी। अब टिश्यू का डैमेज कितना हुआ, अब आपको ये पता है कि ब्रेन से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। अब वो टिश्यू का कौन सा पार्ट, आपके ब्रॉडबैंड एरिया का कौन सा पार्ट, आपके वहां पर जो वेंटिकल्स होते हैं, वेंटिकल 1 2 3 4, वहां पर कौन सा पार्ट डैमेज हुआ, तो वो बॉडी के कौन से ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा था वो डैमेज हो गया, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, है ना, एक सच्ची घटना बता रहा हूं, आप चाहो तो पूछ सकते हो, डॉक्टर संजय पटेल सर, है ना, महाराष्ट्र में तुर्काबाद, जहां मैं हर महीने 3 दिन विजिट करता हूं, है ना, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। उनको जब एरेक्नाइड लेवल पर सब एरेक्नाइड हिमोरेज हुआ, है ना, तो ब्लड क्लॉट उनको डेवलप हो गया, उनका वन साइड जाने लगा, उनको ये लगा कि मुझे सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, घबराहट हो रहा है, उनको लगा कि मुझे, क्योंकि उनके पारिवारिक हिस्ट्री बीपी की रही है, तो उनको ये लगा कि मुझे हाइपरटेंशन है और मुझे बहुत सीवियर है। जब बीपी चेक किया गया तो नॉर्मल था, लेकिन मैंने जैसे फर्स्ट डायग्नोसिस किया, मुझे सीएनएस में ब्लॉकेज नजर आया। तुरंत उनको कहा, मैंने कहा भाई आप तुरंत इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ और डायग्नोस कराओ, इनको कहीं ना कहीं सेरेब्रल प्रॉब्लम है। वो वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब गए तो डॉक्टर ने पूरा उनका हार्ट का पूरा टेस्टिंग कर दिया, कुछ नहीं निकला, 0 बटे सन्नाटा। शाम को 5 बजे ये कंडीशन हुई, सुबह 11 साढ़े 11 12 बजे खाने के समय में, और शाम को 5 बजे उन्होंने कहा कि मेरे सर आए हुए हैं, मेरे यहाँ विजिट करते हैं, और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ब्रेन से समस्या, तब जाकर उनका एमआरआई हुआ। और जब मैं रिटर्न घर के लिए निकलने शुरू हुआ 11 बजे रात को, तब उन्होंने वहां पर डायग्नोस किया कि इनको सब एरेक्नॉइड हिमोरेज है, और उसी कारण से इनको जो है वन साइडेड पैरालिसिस डेवलप हो रहा है, याद रखना दोस्तों। और हॉस्पिटल जाने के पहले ही मैंने उनके ब्रदर है, उनके ब्रदर को कहा कि आप S1 F1 1000 तुरंत इनको डालो, तुरंत मुंह में डालो, है ना, तुरंत डलवाया। उसके बाद मैंने कहा कि ये A1 का 1000 है, ये यहां से जाते जाते इनको 3 डोज देना है, आपको A1 1000 3 डोज देना है, ठीक है। जब एडमिट हुए दूसरे दिन मैंने सुबह 7 बजे फोन लगाया तो बोले मुझे रात में वन साइडेड पूरा सुन्न हो गया था, लेकिन S1 F1 का चमत्कार देखिए, 2 बजे उठ के खुद बाथरूम चले गए। उनको पता था कि मेरा पूरा सुन्न है, लेकिन खुद बाथरूम चले गए। और जब सुबह मुझे फोन किया, बोले सर क्या गजब डायग्नोसिस है, एमआरआई में वही निकला, सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, है ना, ब्लड क्लॉट निकला, ठीक है। अब जब वहां पर प्रोटोकॉल शुरू किया गया तो ओनली 2 मेडिसिन, 1 फॉर स्मेल एंड 1 फॉर इंटरनल, S1 C1 A1 L1 F1B, याद रखना दोस्तों, S1 C1 A1 L1 F1B, सेकेंड डायल्यूशन प्लस D4, 25 प्लस 5 ml मिक्स करके दे दिया गया, और A1 1000 दे दिया गया। 48 घंटे के बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप बहुत ब्रिलियंट हो, दिया कुछ नहीं, केवल एक ब्लड पतला करने के मेडिसिन दे दिया, ब्लड क्लॉट घोलने के मेडिसिन दे दिया, ऑलरेडी हमने चला दिया, है ना, और दे दिया। आज 4 दिन बाद वो फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक लाइव प्रोटोकॉल से आपको बता रहा हूं कि लाइव आप कैसे करेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि कभी भी सब एरेक्नॉइड हिमोरेज होता है तो इसको मत भूलना, ये टॉप क्लास। और एक मेडिसिन मैं आपको हमेशा बता दूं, जो इनका भी बूस्टर है, मतलब आप कह सकते हो इनकी भी बाप है, वो एपीपी, कितने लोगों ने यूज किया, है ना। एपीपी को जब आप यहां पर मोर नेगेटिव जाते हो, 1000 में जाते हो, तो ये भी कहीं से भी ब्लड के एडॉप्टेशन को करवा देगी, यानी जो कैपिलरी के लेवल पर डायलिटेशन हुआ, जिससे लीकेज हो रहा है, उसको तुरंत बंद कर देती है। यानी A1 नहीं मौजूद हो तो एपीपी मौजूद हो तो वो भी काम कर देती है। आपको याद रखने की जरूरत है। हमने केवल स्किन वाटर बना के छोड़ दिया उसको, उससे ज्यादा हम उसका यूज नहीं करते।
याद रखना, एंटीसेप्टिक तो है, एंटी न्यूरोलॉजिकल वर्क भी करती है, मोर नेगेटिव में बहुत ब्रिलियंट, वहां पर जो डायलिटेशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, वो प्रोसेस को परफॉर्म करती है, इसलिए टॉप क्लास रिजल्ट देती है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना मेरी बात को, है ना। आप जब फ्रंटल पार्ट पे काम करना शुरू करते हो तो फ्रंटल पार्ट पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रोटोकॉल क्या तय करना है ना। मैं आपको क्या कराता हूं, ये आपकी बुकों में लिखा हुआ है, मेरी बात को एक एक चीज को प्रूफ करना है आपको दोस्तों। ये आपकी बुकों में लिखा हुआ है कि कुछ लोग F1W को इस्तेमाल कराते हैं फ्रंटल पे लेवल पर, कोई लोग कहते हैं कि भाई एक काम करो F2W कर लो, बहुत सही है दोस्तों। लेकिन याद रखना, ज्यादातर केस पॉजिटिव होते हैं, तो आपको मेडिसिन नेगेटिव बनाना है। अर्थात अगर आपको किसी को 30 ml में देना है दोस्तों, तो याद रखना 30 ml में देना है ना, 5-5 ड्रॉप डाल लीजिए। 100 ml में देना 10-10 ड्रॉप डाल लीजिए। ठीक है, नेगेटिव बना दीजिए। 30 ml में 5-5 ड्रॉप तीनों को डाल दो, 100 ml में 10-10 ड्रॉप डाल दो, बहुत है ना, आप लगाने दे दो। लेकिन मेरा ये मानना है, जब आप कह रहे हो कि C5 से न्यूरोलॉजिकल डैमेज ठीक होता है ना, आप कह रहे हो कि S12 से पूरा कोऑर्डिनेशन आपका कनेक्ट होता है आंखों के लेवल से, आप कह रहे हो भाई आंख नाक कान के बीच में इंबैलेंस हुआ तो आपको वर्टिगो आएगा, यानी आंखों का तो बहुत बड़ा रोल है। आंखें आपके ब्रेन को डायरेक्टली बता देती है कि ये चीता आ रहा है, ये शेर आ रहा है, ये कुत्ता आ रहा है, ये सांप आ रहा है, आपको काटेगा, तुरंत आप वहां पर निर्णय ले लेते हो। तो क्या ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं करता S12, है ना। यहां पर मैं केवल 2 मेडिसिन आपको शामिल करवाता हूं, C5 और S12। अगर आपने शामिल कर लिया, 100 ml ऑयल बनाइए, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, 1 ml अमृत धारा डालिए और ये F1 हटा दीजिए, F2 C5 S12 W को, है ना, 10 ड्रॉप ईच डाल दीजिए, 10 ड्रॉप ईच, और हेड पे लगाने को दीजिए। अरे आप भी लगाइए, वी आर द मोर स्ट्रेसेबल पर्सन, हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले पर्सन है, और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं, है ना। जब आप हेड के लेवल पर अप्लाई करते हैं ना, इट इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर हेड, हेड के हर फंक्शन को सामंजस्य कर देती है दोस्तों, है ना। इंसोम्निया ठीक, हेडेक ठीक, फीवर ठीक, बॉडी का जो इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम में वो ठीक, आपके जो फोर्टिफाइड ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं उनका कंट्रोल ठीक, पैरालिटिक कंडीशन होता है उसमें बहुत सारे रिकरेंस ठीक, यानी बहुत सारी ऐसी कंडीशन। अभी डॉक्टर पवन जायसवाल सर एक पैरालिटिक पेशेंट इंदौर लेकर आए थे, जो हमारे यहाँ विजिटिंग टेबल से भी नीचे गिर गया। हम लोग अंदर मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे थे, उनकी मिसेज किसी का फोन आया, बाहर चली गई और वो पेशेंट ऑटोमेटिक गिर गया, है ना। उसके बाद भी उसको बहुत सडन, बहुत डेंजरस इकोनोसिस हो गया और उसको बहुत ज्यादा वहां पर पेन भी हुआ, दर्द भी, और उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन 1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसकी मिसेज कहती, साहब ये कितना खा रहा है, पहले तो कुछ खाता ही नहीं था, अभी कितना खा रहा है, अभी देखो पांव हिलाने लग गया, अभी मैं दस्त इसको करा करा के पट्टी करा करा के थक गई हूँ, है ना। तो ये फीडबैक आपकी इलेक्ट्रोमेपैथ दे सकती, बाकी कोई नहीं दे सकता, है ना। उसके पांव में जान आ गई है, 7 साल बाद उसके पांव में मूवमेंट आना शुरू हुआ, विद इन 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। और मैंने उसको बोला कि ये आपका है, आपने हेड ऑयल किया, आपने स्पाइनल ऑयल का लगातार उपयोग कराया, ये फीडबैक आपका है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए अब अगर यहाँ ये ब्रेन स्टेम है, ये जो है ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है ना, ये ब्रेन स्टेम वाले पार्ट पर आप जाओगे तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है मिड ब्रेन, है ना, पार्ट याद रखना, ये मिड ब्रेन है। दूसरा जो पार्ट आपका होता है वो पोन्स होता है, ये पोन्स है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन देने का काम करता है, यानी इसके हाथ में बहुत कुछ है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मेरा निवेदन है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये जो ब्रेन स्टेम है, इस ब्रेन स्टेम पर सबसे ज्यादा काम करती है S10 A3 F1 C1। याद रखना, यदि ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड से कोऑर्डिनेशन आपको पसंद नहीं आ रहा कि यार यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा, नेचुरल टॉनिक का उपयोग कर लेना। मैं आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं, देख लो। आप क्या कर रहे हो, S10 A3 F1 C1, ये 4 मेन मेडिसिन है, आप मत दो नेचुरल टॉनिक, ये तो दे सकते हो ना, है ना। लेकिन अगर नेचुरल टॉनिक D6 में C1 वर्वन वाई कर दिया, C1 वर्वन RE कर दिया, C1 वर्वन B कर दिया, तो आप सोच लो आप क्या करा सकते हो यहां पर, है ना। याद रखना, आप नेगेटिव कर रहे हो, है ना, नेगेटिव कर रहे हो, लेकिन उस ऑर्गन को पॉजिटिव न्यूट्रिशन दे रहे हो। ये मेडिसिन नेगेटिव जा रही है तो ये अपना काम कर रही है क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव है, लेकिन आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो, ये नहीं आप हार्मोनल सिस्टम से वहां कह रहे हो कि भाई नहीं, आप में डैमेज है, नहीं आप ये स्वीकार करो, आप नए कपड़े पहनो, आप नए कपड़े पहना रहे हो उसको, शादी है भाई, नए कपड़े पहनो,
है ना। यही कारण है दोस्तों, आप अपने लॉजिक पे मेंटेन कीजिए, लिंक में मेंटेन करिए। आप राजा बाबू सर से बात कर सकते हो, डॉक्टर राजा बाबू सर सबसे पुराने व्यक्ति है जो मेरे से एक भी क्लास छूटते नहीं, है ना। बहुत ब्रिलियंट पर्सन है, बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। आप न्यूरोलॉजिकल लेवल पर उनके रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर S10 A3/C1 आप यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। पैराइटल लोब, जो पैराइटल लोब होता है उसकी बात करते हैं, है ना। सबसे बेस्ट रोल होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है। ये जो पैराइटल लेवल पर जो वर्क होता है उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए S10 P1 WY का रोल है ना। यहां पर पैराइटल लोब पर आपको S10 P1 WY का रोल है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर अदा करना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीपिटल लोब पे चले जाओ, जब आप ऑक्सीपिटल लोब पे जाते हो, C1 S1 F1Y, C1 S1 F1Y। अब मुझे बताओ, मैंने कहा S1 C1 या S1 F1 1000 दे दो, आया समझ में क्या कर रहे हो आप? कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट को आपको स्टिमुलेट करना है, अगर ये आ गया तो आप मुझे बता देना, आपकी प्रैक्टिस में 10 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, और 100 गुना तब नजर आएगा जब आपको पूरा सीएनएस नजर आ जाएगा। आपकी आंखों के सामने घूमना चाहिए, और जिस दिन घूमना चालू कर देगा ना, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे तो इतना मतलब समझ में आ गया है, और मैं उसी का लेवल मेंटेन करता हूं, है ना। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। यू आर द बेस्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप लोग। अब आपको समझ में आया मैं क्यों कहता था कि प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मत खेलो आप लोग, है ना। जिस दिन आपने प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलना बंद कर दिया, आपसे बेस्ट कोई डॉक्टर हो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है जी। रक्षित सरकार सर, डॉक्टर रक्षित सरकार सर, डॉक्टर रक्षित सरकार। जी सर, मॉर्निंग। जी बोलिए। जी गुड मॉर्निंग सर। सर ऐसे तो हाथ में लग गया था, मैं कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं गया, लेकिन जी आपका क्लास जो है ना सर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सर। हाँ सर। जी जी अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते अशोक सर। सर सीएनएस किया तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर अब तो हम वो केस ले लेते हैं जो कभी वो सोचते नहीं थे, और वो ठीक भी होते हैं सर। वो तो आपकी इतनी कृपा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि सीएनएस के वो केस ठीक कर दिए सर, आपकी कृपा से। जी सर बहुत एक जो बढ़िया। हर जोस्टर है सर, वो एक लेडीज है, उसको 6 महीने से हुआ है, उसकी ना जलन बहुत होती है, वो ठीक नहीं हो रही। क्या किया जाए, बल्कि ये दिक्कत, बाकी ठीक हो गए बहुत ज्यादा। सर आपको आरी बताया ना, अभी तो बताया मैंने। हाँ, आर ही नहीं, मैंने ब्लू दिया था, आर ही नहीं दिया अभी तक। ना ना आरी का उपयोग करो भाई, अच्छा, ब्लू तो से उसको, कैसे ठीक होगा। तो जब डीप चली गई है, जैसे शेर बात आई है मेरे पास, तो उसको नेगेटिव जाना चाहिए और थोड़ा सा। किस चीज में? मैंने ये जो प्रोटोकॉल्स बताए ना, इनमें हाँ से हाँ, प्रोटोकॉल्स उठा लीजिए और आप ठीक है, देना चालू करिए। आपके हिसाब से प्रोटोकॉल दीजिए इनमें से उठा के। मेरा ठीक है, मानना है यू आर द बेस्ट, मुझे पता है कि आप बेस्ट डॉक्टर हो। आपके रिजल्ट विद इन 7 डेज आना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। 7 डेज के अंदर रिजल्ट आना चाहिए, आप करके देख लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आरी का थैंक स्प्रे यू। बनाओ, आप हाँ, 100 ml में 10 ड्रॉप डाल दो आरी का, ठीक है है। ना, और स्प्रे करा दो, या फर्स्ट डायल्यूशन अवेलेबल हो तो फर्स्ट डायल्यूशन आप करा दो, वो ठीक सारे है। डिल्यूशन है सर मेरे पास, तो ठीक है। बस फिर और क्या, हाँ, है ठीक ना। है, थैंक जी थैंक रुपिंदर कौर जी, रुपिंदर कौर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज का टॉपिक तो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, मुझे लगता है अभी 5 मिनट ही हुए हैं। सर इतना खोल दिया मैंने कभी किसी से और से एक्सपेक्ट नहीं की। तो मुझे लगता है कि 3 मंथ बाद ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाएगा मेरे लिए। बिल्कुल मैडम, ये हर वो व्यक्ति जो बहुत आगे जाना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन और पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। अगर हम इन कनेक्शन के रिजल्ट निकाल के ले आए सामने, तो जो चीज छिपी हुई है इलेक्ट्रोमोपैथ की सब बाहर आ जाएगी, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है, मेरे साथ पास ना एक पेशेंट आया है, वो कहीं ईएच डॉक्टर से घूम कर आया है और उसके 8-9 साल से पैरालिटिक कंडीशन है, वो बेड पे ही है। तो उसे मैं हैंडल करूं? अभी
बिल्कुल हैंडल करिए। अभी 2-3 दिन में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैं पैरालिसिस को मुझे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है जी। रंजीत सिंह सर, डॉक्टर रंजीत सिंह सर जी नमस्ते जी। जी रंजीत सर। हाँ सर जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए। सर कह रहे हैं कि हमारे पास सर 2 कैंसर पेशेंट का इलाज शुरू हुआ है सर। तो उनमें सर हमने जो भी मेडिसिन दिया सर तो उसमें सर बिल्कुल दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सर हमने सुना आपके लेक्चर में गैंग्रीनॉल फोर्ट का 03 का प्रयोग, तो सर हमने उसी दिन रात में गैंग्रीनॉल फोर्ट का 03 बनाया और सर उसको पेशेंट को दूसरे दिन बुला कर दे दिया। और सर 2 दिन में सर पेशेंट को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला सर, उसका पेन खत्म हो गया। एक तो सर टाइप कैंसर है और एक तो सर थ्रोट कैंसर है जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सर उत्साह मिल रहा है जी। और सर ये जो सर 22 फ्लावर मेडिसिन है सर जी, ये सर क्या सर जैसे कि हम पैसा दे दें सर तो क्या आपके माध्यम से उपलब्ध हो सकती है? सर आपके यहाँ होम्योपैथ मेडिकल पे जाओ और उसको कहो कि मुझे सारी वेज फ्लावर रेमेडी चाहिए, दे देगा आपको, है ना। सर हम संपर्क किए थे तो कहा ये बहुत रेयर होती है, नहीं मिल पाएगी। अरे सर मिल जाएगी आपके ग्रुप में। मैं इंदौर से बुलाना है तो मैं जिनसे बुलाता हूँ होलसेल मेडिकल है, आप उनसे बुला लीजिए, आपको भेज देगा वो। ठीक है, आप पेमेंट डाल दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए, भेज देगा आपको। ऐसे कैसे नहीं मिलती? कहाँ रहते हो आप? सर हम इलाहाबाद रहते हैं। इलाहाबाद यूपी में? जी यूपी में तो बहुत बड़े बड़े मेडिकल स्टोर है भाई, बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना। फिर भी नहीं मिले तो मैं आपको नंबर डालूंगा अभी ग्रुप में, आप उनसे बुलवा लीजिए। ठीक है, हाँ सर डाल दीजिएगा सर, धन्यवाद। ठीक है जी स्मिता मैम, डॉक्टर स्मिता मैम, डॉक्टर स्मिता स्वप्निल मैम। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते मैडम, बहुत दिन बाद आवाज सुनने को मिल रही है। जी सर, मैं क्लासेस रोज हूँ आपकी। हाँ गलत बात है ये। नहीं सर, मुझे लगता है आप बहुत नहीं डिस्टर्ब किया जाए। एक फील्ड छोटा सा जी। एक इसोफेजियल कैंसर के पेशेंट है, वैसे कैंसर ही के ज्यादा है बट ये एक स्पेसिफिक इसलिए बता रही हूँ कि इनका 15 डेज में इसोफेजियल कैंसर का डायलेशन 12 mm तक हो गया, जो सिर्फ ओपनिंग सिर्फ 3 mm रह गया था, कुछ भी नहीं जाता था, लिक्विड नहीं, सॉलिड नहीं, बहुत वीक हो गए थे। तो 15 डेज में अपनी मेडिसिन से उनका 12 mm तक हो गया एंड नाउ शी इज सॉलिड भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा अब वो। बहुत बढ़िया, शानदार। और कल वो आके बैठे थे सामने और कह रहे थे बहुत ही ज्यादा वीकनेस है वगैरह, और कल की ही बात है, अपने क्लास में विटामिन 1 और 2 का जिक्र चला था, वही बैठे को डोज दे दिया, उन्हें उठा के लाए थे और 15 मिनट बाद वो चल के गए हैं लगभग 100 कदम जी विदिन 15 मिनट्स, सिर्फ विटामिन विटामिन 1 और विटामिन 2 के अपने जो है प्रोटोकॉल उसके तहत जी। तो दिस इज अमेजिंग। मतलब वैसे हर प्रोटोकॉल ही चमत्कार है आपने बताया हुआ, लेकिन जिस दिन आप बताते हैं वो उस दिन ज्यादा काम करता है। जी मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। जी कुलवीर शर्मा सर, डॉक्टर कुलवीर शर्मा सर। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते। जय गुरुजी। कल जो उस पेशेंट को हमने वो आपको भेजा था, मैंने आपने जो बताए थे मेडिसिन वो उसको दी, तो सर सुबह वो सवेरे ही फोन करा उन्होंने जी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मैंने तो दवाई उठा के दे दी बोले कि सर इन्हें जो पहले वो लैट्रिन का पता नहीं चलता था, वो सुबह ही कह रही है कि मेरे को पोठी जाना है। बहुत बढ़िया सर। तो वो अपने रूट D1 से ही बना के दे दिया था, मेरे पास रखा था। अच्छा दूसरा एक जो अपना वो है C5 Astral F2WE हेड ऑयल सर, बहुत
बहुत जबरदस्त काम करता है, कूल नींद आती है उसमें। जी हम अमृतधारा मिला देते हैं, बहुत जबरदस्त, टेंशन नहीं रहती सर कुछ भी। सुबह ही अगर सब लोग डालें तो मुझे ये कहते हैं ना मेरा हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं होता सर, मजा आता है। बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल है सर वो, बहुत जी है, बहुत जबरदस्त सर, मजा आता है। थैंक यू सर, ये आपका ही बताया गुण है जो मुझे इतनी डीपली कोई नहीं बताता सर, कोई नहीं बताता, मैं हकीकत बताऊं आपको। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जी जी सरिता मैम। जी जी सर, सरिता मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले तो मैं सर अपने हर्पिस जोस्टर का जो मैंने आपसे जस्ट एडवाइस लेकर के किया था, जस्ट 3 प्रोटोकॉल और एक एक्सटर्नल अप्लाई। सर क्या मिरेकल, मात्र जस्ट 7 डेज में तो सर बिल्कुल ब्लैक सा होने लग गया था जी। और पेन लेवल भी सर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे अदर्स का मैंने देखा था। अपनी फैमिली में भी कितने लोगों का मैंने देखा, वो जितना उन लोगों ने झेला कुछ भी नहीं झेला सर, जबकि बहुत ज्यादा स्प्रेड था सर, फ्रंट एंड बैक दोनों। बहुत ही, वो मैं पिक्चर डालूंगी शायद लोगों को दिख जाएगा वो सर, बहुत ही स्प्रेडेड था। और बिलीव मी सर, डॉक्टर को जब मैंने दिखाया था तो उन्होंने कहा कि आप एंटीवायरल ले ही लो, मैंने वो भी नहीं लिया सर जी किया, और मेरी सारी चीजें मेंटेन रही सर। मैंने एंटी-जीटी भी लिया था तो मेरा प्लेटलेट्स मेंटेन रहा, वो रहा, सारा कुछ मेंटेन रहा सर। जी बहुत बढ़िया, शानदार जी, बहुत ही अच्छा रहा सर। जी। एंड अभी सर सीएनएस तो सर S12 तो बिल्कुल सर माइंड में बैठ गया, S12 बिल्कुल माइंड में बैठ गया सर। पहले आइस के लेवल पे था, तो सर पूरा कंपेयर होके सारा से कोरिलेट होके आ गया। तो रियली सो मच सर, बिल्कुल बुक की ऐसी बुक पढ़ लिया आपने। मैंने इसलिए तो कहा मैम कि आप केवल लिंक ढूंढना चालू करो, वर्ल्ड के बेस्ट इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर्स हमारी एज फैमिली के होंगे, देख लीजिएगा आप। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी 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 दीपक सर। जी दीपक सर, डॉक्टर दीपक सर। जय मेटी गुरु जी। जय मेटी दीपक सर। थैंक यू सो मच। एक और इनफर्टिलिटी का केस क्लियर हुआ है सर, वो पेशेंट ही 4 महीने बाद आया। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ क्वांटिटी करते रहो। यस सर, रुकना नहीं चाहिए, क्वांटिटी करते रहो, क्वालिटी अपने आप बन रही है अपनी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। बहुत बड़े बड़े रेफर आ रहे हैं से दिल्ली तक से। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे, मुझे कारण बता दो एक। जब आपने अपने आप को मांझ लिया है ना, मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिया सर, मैं ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेता हूँ। मुझे जब फीडबैक्स के ग्रुप मिलते हैं ना, बंच मिलते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ आपका नाम, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अपने आप को मोटिवेट कर लिया। देख लो रिजल्ट वही कह रहा है। मैंने आपको कहा था, आपने नया क्लिनिक डाला, डरते डरते डाला। मैंने कहा एक समय आएगा कि 50 पेशेंट पर डे आप हैंडल कर लोगे, ठीक है सर। मैंने टाइमिंग 10 से 2 रखा है, लेकिन मुझे 5 बज जाते हैं शाम तक पेशेंट देखते देखते। सर अभी मान के चलो 1 बजने वाले हैं, आप कहीं क्यों नहीं रहोगे मेरे जैसे। सब लोग कहते हैं ना, मुझे क्या दोष देते हैं दीपक सर, आप तो मेरे साथ आके रहे हो। मुझे क्या बोलते हैं, अभी मैं एक ऑडियो डाल सकता हूँ, कोई मुंबई के डॉक्टर है, पता नहीं, बोले पाटीदार का तो रिव्यू सबसे थर्ड क्लास है इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर में। तो प्रकाश सर ने बोला, बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे बात करने का तमीज नहीं, हम फोन लगाए कम से कम उनको आधा घंटा देना चाहिए। मतलब बड़ा शर्म आता है मुझे कि भाई ठीक है, इसलिए आप मेरा रिव्यू बिगाड़ रहे हो। बहुत अच्छा है। मैंने उनको मैसेज छोड़ा, मैंने कहा एक दिन मेरे साथ गुजार ले भाई, तुझे भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वोकल कॉर्ड में अभी 4 दिन से बहुत सीवियर पेन महसूस कर रहा हूँ थ्रोट में, फिर से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो रही, लेकिन मैंने अपने प्रोसीजर शुरू कर दी, फिर से मुझे रिवर्स होने लग गया, ठीक है। इसलिए मैं मोबाइल से कोशिश करता हूँ दीपक सर, मोबाइल से कम, लेकिन हमारे डॉक्टर्स इतने समझदार हैं, वो अपने पेशेंट उनको नंबर दे देते कि पाटीदार सर से बात कर लो, अगर वो बुलाए चले जाओ। अरे भाई आपको नहीं समझा पाया तो उसको क्या खाक समझा पाऊंगा मैं, है ना। तो कृपया करके नंबर न दें किसी पेशेंट को, उनको नहीं समझ में आएगा भाई। जी सर, हम सोचते थे कि ऑप्टिक नर्व पे हम वर्क नहीं कर सकते या रीजनरेट नहीं करा सकते। सर मैंने ऑक्यूलर मोटर जो होता है ना, उस पे रीजनरेट कराया। जो आइस बॉल होती थी ना, वो मूवमेंट नहीं कर पाती थी और फ्लक्चुएशन नहीं था, क्योंकि पटाखा लगा हुआ था उसमें। और सर 8.5-9 महीने बाद उसने आई टेस्ट कराया और फ्लक्चुएशन आ रहा है उसमें से। बिल्कुल आएगा भाई, समय देना पड़ेगा, रिजल्ट हमारे पास है ना, हम प्रूव करके बता देंगे, समय देना पड़ेगा।
आप समय देते नहीं और 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट मांगते हो, मैं तो भगा देता हूँ दीपक सर, मेरे को टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना सर? आपको इतना समय नहीं है तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं दवाई नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल 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 भगा दीजिए आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी जी, विमल सर, डॉक्टर विमल कुशवाहा सर, विमल सर, डॉक्टर विमल कुशवाहा जी, हेलो, मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए। जसविंदर सर, डॉक्टर जसविंदर सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जसविंदर सर। सर कल शाम को एक इंसान ने सर ये चिट्टा पी लिया, चिट्टा नशा होता है ना सर। तो सर उसको क्या हुआ कि उसका बीपी 200 से ऊपर चला गया जी, और पेट में अफारा आ गया, एकदम पूरा फूल गया सर जी। सर मैंने उसको तुरंत S1 का D4 बनाया और उसके 10 ड्रॉप सीधे टंग दिए सर जी। तो साथ में सिंथेसिस WE और YE का स्मेल दिया सर जी। और तीनों मिडल, अपर और लोअर एब्डोमेन स्प्रे की सर उससे ही 20-25 मिनट में वो पूरा उसका जो बीपी नॉर्मल हो गया और वो पूरा ठीक हो गया सर। बिल्कुल, आपने पॉइजन इफेक्ट जो आया हाइपोथैलेमस लेवल पर, आपने पूरा जो नर्वस सिस्टम पे उसका इफेक्ट आया, वो आपने पूरा सबसाइड कर दिया। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी, आपने बढ़ा दी, पॉइजन को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट, बहुत बढ़िया सर। है सर, वो बात अभी हो रही थी ना कि खाना खाने का कि दोपहर की चाय पीने का टाइम नहीं रहता सर, 5 बजे पीते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको मिले थे तभी कह दिया था कि सर ये स्थिति आने वाली है आपकी, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। वो पेशेंट जो मैंने आपको फीडबैक भी दिया था कि वो चौथे दिन चल के आया सर, वो पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, उसका बीपी भी नॉर्मल आ चुका है और पेशेंट घर में भी टहलने लगा है, अभी तुरने लगा है पूरा। जी जी। तो लेकिन अब क्या है ना, 2 दिन हो गए उसको, 3 दिन हो गए उनका फोन आया था कि नींद नहीं आती, 3 बजे जाके नींद आती है सर उसको। सर हेड ऑयल उपयोग करो, सीधा हेड ऑयल का उपयोग करो, बहुत तेजी से नींद आएगी। S12 को हेल्प भी दिया था लेकिन कुछ दिन उसका असर रहा सर, अब उसका असर नहीं आ रहा है सर। ऐसा नहीं है सर, आप कंटिन्यू करो। S12 का 30 पोटेंशियल, जो नर्व डैमेज हुई है उसको तो ठीक करो। आपने हार्मोनल तो काम कर लिया, नर्व डैमेज हुई है उसको कैसे ठीक करोगे, है ना? जी उसमें सर, टाइम लगेगा आपको, ठीक है जी सर, ठीक है सर। जी। रामकिशन सर, डॉक्टर रामकिशन सर, रामकिशन सर। जी गुरुदेव, चरण स्पर्श। जी नमस्ते रामकिशन सर जी। सर रैपिड जोस्टर का तो 24 आवर्स में ही रिजल्ट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, यही तो चीज सुनना है EH के डॉक्टरों से, जो मॉडर्न साइंस के कंपैरिजन में हम लोग प्रूवन प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई हम हर्पीस को विदिन 7 to 10 डेज क्योर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार जी। पीके डोंगरे सर, डॉक्टर पीके डोंगरे सर। पीके डोंगरे सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर एक ये जो हार्पिक जोस्टर है ना जी, ये तो मैं सिंगल मेडिसिन से ही नहीं क्या तो जी। होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में। बहुत बढ़िया सर, अच्छा अप्रोच है आपका। और एक्सटर्नल जो है APP S5RE का जी, ये 3 दिनों में ही हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। पूरा पेट फैल गया था जी। ऐसे बीच बीच में बहुत सारे रहते हैं। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बढ़िया सर। सुषमा शर्मा मैम, डॉक्टर सुषमा शर्मा मैम। हेलो। हाँ जी मैडम, बोलिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि जो रेटिना डिटैचमेंट का केस होते हैं उसमें क्या ब्रेन से डिस्कनेक्शन हो जाता है नर्व में? रेटिना डिटैचमेंट में क्या होता है, जो मसल्स जो उसको रेटिना को पकड़ के रखती है वो आगे पीछे हो जाती है, लूज हो जाती है,
तो रेटिना अपनी जगह से खटक जाता है। तो खसक जाने में क्या होता है, लाइट रेज या तो मैक्युला डेंसा के पहले गिर जाता है या उसके बाद में गिर जाता है, ठीक है, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसमें मसल्स को न्यूट्रिशन दे दो, है ना, और लिगामेंट को स्ट्रीक कर दो, स्ट्रेंथ दे दो, तो C3 बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर S12, A3, C3 ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। L1, F1B, D5 में चला दो, पूरा न्यूट्रल हो जाता है, बहुत तेजी से रिकवर होता है, ठीक है। ये है मेरे सब्जेक्ट में, जब मैं आपको इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा उस समय आइस पढ़ाऊंगा स्पेशल सेंसेस में, वहां पर आपको ये बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।